तो बेटे आज हम करते हैं पाठ धर्म की आड़ में। ठीक है, अब धर्म की आड़ में लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी ने हमें बताया क्या है कि हमारे जो आम इंसान है ना, वो धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता। आम आपके जैसा मेरे जैसा इंसान धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता, यानी आम इंसान धर्म के तत्वों के बारे में नहीं जानता। जो बाकी लोग उसे कहते हैं वह उस तरफ लग जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कार्य सिद्धि के लिए कुछ काम ऐसे कर देते हैं कि हमारे मन में, आम आदमी के मन में अपने आप को भगवान बना लेते हैं। ठीक है, और हम जैसे लोगों को अपने पीछे लगा देते हैं, जहां जोत सके जोत देते हैं, लेकिन करते वो अपनी स्वार्थ सिद्धि है। आम आदमी धर्म के नाम पे क्या जानता है? धर्म के तत्वों को तो नहीं जानता, पर आम आदमी को इतना पता है कि धर्म के लिए मर मिटना उचित है। धर्म के लिए कुछ भी कर जाने को आम आदमी तैयार है ना। हम लोग ट्रैफिक लाइट्स तोड़ते हुए जरा नहीं डरते, लेकिन धार्मिक स्थान में जाते हुए जूते पहन के जाना हम लोगों के अंदर तक खलबली मच जाती है, क्योंकि हम लोग धर्म के नाम पे डरते हैं। धर्म के लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार है। तो जो बड़े आदमी हैं, जो राजनीतिक राजनैतिक व्यक्ति हैं, वो धर्म के नाम पे हम लोगों को लड़ाते हैं। यही हमारा लेसन है। धर्म की आड़ में हम लोगों से गलत काम करवाए जाते हैं, हम लोगों से कुकर्म करवाए जाते हैं। लेकिन आप जैसे युवक जो आज की विचारधारा को लिए हुए हैं, वो अंधाधुंध धर्म को फॉलो नहीं करते, अंधाधुंध धर्म के पीछे नहीं जाते। आप लोग कहते हैं कि सारा दिन की भक्ति से अच्छा है किसी को कुछ दान दे दिया जाए, किसी की कुछ मदद की जाए। यानी आम युवक, आज का युवक उस धर्म को नहीं मानता कि सारा दिन हमने घंटियां बजाई, सारा दिन हमने नमाज पढ़ी, सारा दिन हमने ईश्वर का नाम लिया और पाप करने को हम तैयार हैं। आज का युवक इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आज के युवक के लिए धर्म क्या है? शुद्ध आचरण और सदाचार। अपना आचरण अच्छा रखो, अपने विचार अच्छे रखो, अपने कर्म अच्छे रखो, यही धर्म है। सारा दिन चाहे धर्म के नाम पे रट्टा ना लगाओ। ठीक है, आज का युवक ऐसे धर्म को मानता है। गांधी जी का धर्म भी बड़ा उदार धर्म था। गांधी जी भी उदारता को ही धर्म मानते थे, यानी दूसरे की भलाई की जाए, शुद्ध आचरण रखा जाए, सदाचार रखा जाए, अपना है ना विचार अच्छे रखे जाए, इसी को धर्म मानते थे गांधी जी। और बस इस लेसन में यही है कि कुछ लोग धर्म की आड़ में हम लोगों से, साधारण लोगों से जो धर्म के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उनसे गलत कार्य करवाते हैं। ठीक है, लेकिन आज का युवक इन कार्यों को नहीं चलने देगा। आज के युवक के लिए धर्म क्या है? शुद्ध आचरण और सदाचार। शुद्ध आचरण और सदाचार। गांधी जी का धर्म भी ऐसे ही उदार तत्वों का धर्म था। गांधी जी भी ऐसे धर्म को मानते हैं कि अच्छे कार्य किए जाए, मानवता की सेवा की जाए, असली धर्म पे की। ओके, दिस इज होल अबाउट दिस लेसन। इस पार्ट में यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखने में पार्ट बड़ा वो लगता है पढ़ने में, लेकिन है इस लेसन में यही बताया गया है कि कुछ लोग धर्म की आड़ में हम लोगों से गलत कार्य करवाते हैं, क्योंकि हम लोग धर्म के तत्वों को अधिक नहीं समझते। धर्म बेटे कभी भी आपस में वैर करना नहीं सिखाता, आपस में लड़ना नहीं सिखाता। हमें ये सोच लेना चाहिए कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। हमें छोटी छोटी बातों पे झगड़े नहीं पैदा करने चाहिए। यही इस पाठ का मेन सारांश है। ठीक है, तो देखिए इस पाठ में मेन बताया गया है कि इस पाठ में धर्म की आड़ में गणेश शंकर विद्यार्थी जो लिखते हैं, वो कहते हैं कि लेखक ने उन लोगों के इरादों और कुटिल बातों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन साधारण को आपस में लड़वाते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि करवाते हैं। ठीक है, नेता लोग कुर्सी के लिए या और लोग किसी भी अपने स्वार्थवश ऐसे कार्य करवाते हैं। वास्तव में आज चारों ओर धर्म की धूम है। साधारण व्यक्ति को धर्म के नाम पर कुर्बान हो सकता है। बेचारा वह क्या जाने धर्म के सही तत्वों को। वह कुटिल चालों और प्रतिष्ठित लोगों के पीछे चल देता है। धर्म की भावना तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए मार्ग दिखाती है।
ये आत्मा तो शुद्ध करने और ऊंचा उठाने का साधन है। इसलिए महात्मा गांधी को सर्वत्र स्थान देते थे। वे धर्म के बिना एक कदम भी नहीं चलते थे। उनके धर्म की परिभाषा उदारवादी थी। शंख बजाने, माला फेरने, नमाज पढ़ने या तिलक छाप लगाने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म का स्पष्ट चिन्ह है। ईश्वर को धर्म के नाम पर कभी रिश्वत नहीं दी जा सकती। ऐसे धार्मिकों से तो नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं। इसी कारण लेखन कहता है कि हमें मनुष्यत्व को अपनाना चाहिए, पशुवृत्ति को छोड़कर इंसानियत को पहचानना चाहिए। ठीक है, पाठ का सार पढ़ा मैंने, सारांश पढ़ा। इन शॉर्ट लेखक कहना क्या चाहता है। ओके, इसके बाद हम करते हैं बेटे सबसे पहले संवाद लेखन। जैसा हम पहले भी बहुत बार आपस में वार्तालाप कर चुके हैं, संवाद है आपस में बातचीत। अब किन्हीं दो व्यक्तियों में, किन्हीं तीन व्यक्तियों में, सिर्फ दो नहीं तीन भी आ सकता है, किन्हीं दो या तीन व्यक्तियों में बातचीत हो सकती है। जैसे इस समय हम टॉपिक लेते हैं कि बातचीत का विषय है अध्यापक विनीत और कीर्ति में बातचीत। ठीक है, तो तीनों में बातचीत अगर कहा है, सिंपल बातचीत कहा है, हमें कुछ नहीं बताया किस विषय पे। पहले तो अगर विषय बताया हो तो हमें उस विषय को लेकर चलना है, लेकिन अगर विषय नहीं बताया तो तीनों में या दो में जो बातचीत होनी है उसका विषय हमें खुद गढ़ना होगा, हमें खुद सोचना होगा। क्योंकि बातचीत सिर्फ हेलो हाय कैसे हो चले गए आ गए ये बातचीत नहीं है। बातचीत एक तरह का अनुच्छेद है। हमें किसी एक टॉपिक को पकड़ लेना है और उस पर बातचीत करनी है। जैसे इस समय हम तीनों हैं, तो हम तीनों अगर बातचीत करें तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, यानी एक टॉपिक हमने पकड़ लिया, एक विषय हमने पकड़ लिया और उस पे हमने संवाद शुरू किया। तो संवाद में अध्यापक पूछ सकते हैं कि बच्चे आप इस समय ऑफलाइन बैठे हो, कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों की पढ़ाई में क्या अंतर है। विनीत ने कहा, मैडम यहाँ आकर आपके सामने बैठकर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और आंखें भी खुली रहती हैं, हमें समझ भी अच्छे से आती है। ठीक है, उसके बाद कीर्ति ने बोला कि जी मैडम विनीत रूप बिल्कुल सही कह रही है, सुबह उठकर नहा धोकर यहाँ पर आना हमें भी अच्छा लगता है। विद्या का मंदिर है विद्यालय, इसे देखे बिना तो हम बहुत देर हो गई थी, हमारा अब घर बैठने को जी भी नहीं चाहता। यानी लंबे लंबे वाक्य। तो आगे अध्यापक कहेगा, बिल्कुल ठीक कहा बच्चों, लेकिन हमें कोरोना की महामारी से बचकर रहना है। यहाँ आते हुए भी कुछ नियमों का पालन करना है, लेकिन अगर घर बैठे बच्चे भी ध्यान से अध्यापक के दिए हुए पाठ को समझे सुने तो वह भी सफल हो सकते हैं। संवाद इज ओवर, खत्म संवाद। ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 नंबर है संवाद के, और 5 नंबर में हम कितनी पंक्तियां लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8-10। बेटे ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन होगा। ठीक है, इसको ओ बनाने के लिए ये एक साइन आता है जो इंग्लिश का वर्ड का ओ बनता है, डॉक्टर में डालते हैं, है ना। ऐसे ही ऑफलाइन ऑफ वर्ड आएगा, इसी के ऊपर ये आएगा ऑफलाइन। ठीक है, स्पष्ट हो गया। ओके, तो बेटे ये संवाद हम लोगों ने कर लिया। अब संदेश पे जा रही हूं मैं। पहले संदेश मैंने आपको बताया था, पहले भी स्पष्ट किया था कि संदेश वही है जो आप अपने मित्रों को देते हो। किसी का जन्मदिन आ गया तो आप उसे हैप्पी बर्थडे या आपको जन्मदिन मुबारक हो ये हम कहते हैं। अब ये तो सारे ही कह लेते हैं, तो हम जब संदेश देते हैं, हम जब संदेश किसी को पहुंचाना चाहते हैं तो हम उसे थोड़ा सा और अच्छा बना के, है ना, लुभावना बना के पेश करना चाहते हैं। लुभावना बना के मतलब आपको जन्मदिन मुबारक हो, हम चाहेंगे केक की फोटो साथ में बना दें, है ना, थोड़ा सा डांसिंग फिगर बना दें कि हम मतलब आपके जन्मदिन पे केक भी खाना चाहते हैं, नाच गा के एंजॉय भी करना चाहते हैं, और जन्मदिन की शुभकामनाएं भी, जो आपको जन्मदिन मुबारक हो सिर्फ नहीं लिखेंगे हम,
हम कुछ ऐसे शब्द लिखेंगे जो हमारे मित्र को, जिसको हम जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं, उसे अच्छा लगे। दिस इज संदेश। जो हम ऑनलाइन ऑफलाइन सब देते हैं, किसी को कार्ड बना के देते हो, वो संदेश ही होता है। ठीक है, आप ऑनलाइन संदेश भेजते हो किसी को बर्थडे का, वो भी आप कार्ड बनाते हो, बैकग्राउंड लेते हो, फिर उस पर लिखते हो वर्डिंग, फिर उस पर केक वगैरह लगाते हो, यही संदेश है। ठीक है, अब संदेश अच्छा या बुरा दोनों हो सकते हैं। संदेश तो संदेश मैसेज है ना, मैसेज तो बुरा भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा संदेश आए आपको वैसा संदेश लिखना है। होपफुली ज्यादातर शुभकामनाओं का संदेश ही होता है, पॉजिटिव ही होता है, हम नेगेटिव लिखने को कम ही बोलते हैं। ठीक है, ये संदेश था। लेकिन एक बात याद रखनी है, संदेश को ऐसे डिब्बे में बंद जरूर करना। ठीक है, उसके आसपास 4 लाइनें सीमा रेखा जरूर बनानी। ओके, कम टू नारा लेखन। अब नारा क्या है? जब हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं, जब हम कुछ खास कहना चाहते हैं, तो वो होता है नारा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए नारा है जय जवान जय किसान। ये नारा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये एक नारा है। ठीक है, ये नारे हैं। अब जय जवान जय किसान का नारा था, उसमें ऐड कर दिया गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, तो नारा, इसी को नारा कहा जाता है। ठीक है, जैसे सर्फ एक्सेल वालों का नारा क्या है? दाग अच्छे हैं, है ना, पंच पॉइंट हो गया। इसी तरह नारा, वो तो विज्ञापन है, चलो उसको हम इधर नहीं लेके आएंगे। नारा मीन्स किसी भी विषय पे कोई एक स्लोगन बना लेना, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक नारा बन गया। ठीक है, नारा 4 शब्दों से लेके 2 पंक्तियों तक का हो सकता है, 2 या 3 पंक्तियों तक का हो सकता है नारा। ठीक है, देखा आपने 4 शब्द, जय जवान जय किसान, उधर से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सेंटर में। ठीक है ना, और कोरोना के लिए जो मैंने आपको दिया था वो कितना लंबा हो गया था, 2 लाइनों का, 3 लाइनों का भी नारा हो सकता है। उसे भी नारा लिखते हुए भी आपको अच्छे से लिखना है, कोई एक आधी पिक्चर बन सके तो उसकी बना देनी है, और उसे भी डिब्बे में बंद रखना है। ठीक है, नारा, स्लोगन राइटिंग। समझ गए आप मेरी बात को, मुझे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है पत्र उठाती हूँ मैं। पत्र क्या है बच्चे? हमारे पर्सनल पत्र है, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक नहीं है। हमारे बच्चे अनौपचारिक पत्र हैं हमारे सिलेबस में। तो हाँ, आप क्या कहना चाहते थे नारा लेखन के बारे में? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको उसे अच्छा बनाना है, आपका कोई भी तरीका हो उसे अच्छा बनाने का, चलेगा। ठीक है, तो नारा, 1 मिनट मुझे चेक करने दीजिए, हाँ चल रही है। तो बच्चे, पत्र लेखन हमारे औपचारिक पत्र नहीं है, अनौपचारिक पत्र है, अर्थात हमारे पर्सनल लेटर्स हैं। और आपको बहुत अच्छी तरह पता है, जब भी हम पत्र अपने भाई को लिखते हैं, बहन को लिखते हैं, माता को लिखते हैं, पिता को लिखते हैं, चाचा को लिखते हैं, चाची को लिखते हैं, चाहे हम उसमें कुछ भी लिखें, उन्हें पढ़ना ही होता है। ठीक है, जैसे मेरा दिल कर रहा है मैं अपनी बहन को पत्र लिख रही हूँ, तो मैं बाहर आज मौसम बड़ा सुहावना है, मैं उसके बारे में पत्र लिख रही हूँ, जो भी लिखती जा रही हूँ, कलात्मक लिखती जा रही हूँ, रचनात्मक लिख रही हूँ, उसे तो पढ़ना ही पड़ेगा। अर्थात जितने भी अनौपचारिक पत्र हैं, पर्सनल लेटर्स हैं, उनके ऊपर विषय वस्तु नहीं लिखा जाता। पहली बात, ऊपर विषय नहीं लिखा जाता। ठीक है, कैसे शुरू करते हैं हम? एड्रेस से शुरू करते हैं, और हमें अपना एड्रेस नहीं देना पर्सनल लेटर में, हमें अपना पता नहीं देना। तो हम क्या करेंगे, वहां पे हमारा पता बन जाता है परीक्षा भवन। ठीक है, कॉमा वगैरह डालो ना डालो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देन हमें शहर लिखना है, तो हमें शहर का भी नाम नहीं देना, हमें डैश 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 शहर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद हमें जिसको दिनांक लिखना है, और जिसको पत्र लिखना है उसके बारे में लिखना है। दिनांक, जैसे आज दिनांक है 2 फरवरी 21,
हमें दिनांक किसी तरह लिखना है, कोई जरूरत नहीं है फरवरी लिख के अपने स्पेलिंग गलत करवाने की। ओके, इसके बाद हम जैसे हम चाचा जी को पत्र लिखने हैं तो हम लिखेंगे आदरणीय चाचा जी। अब आदरणीय कोई भी हो सकता है, चाचा जी हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, माता जी हो सकते हैं, भैया हो सकते हैं, भाभी हो सकती हैं, ठीक है, मौसी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। आदरणीय लाइंस छोड़नी नहीं छोड़नी, इट इज अप टू यू, इट डिपेंड्स ऑन योर सिमेट्री, ठीक है। आपने आदरणीय चाचा जी, देन अब बड़े व्यक्ति हैं, आदरणीय हैं, तो उन्हें सादर लिखेंगे हम, सादर प्रणाम, ठीक है। फिर हम अपना विषय वस्तु शुरू कर देंगे। अब विषय वस्तु शुरू करते हुए हमारे अपने रिलेटिव्स हैं, हम सब यहाँ पर कुशल हैं, कुशल पूर्वक हैं, आशा है आप भी सकुशल होंगे। मतलब पहली लाइन थोड़ी अच्छी लिखी हुई अच्छी लगती है, हम सब यहाँ पर कुशलता से हैं, आशा है आप भी सकुशल होंगे। अब पत्र में जो भी कहा गया है आपको, ऊपर विषय वस्तु जो भी दी गई है, निमंत्रण देने को कहा गया है, छुट्टियां बिताने को कहा गया है, कोई और हालचाल बताने को कहा गया है, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट, ठीक है जी। आप अपनी विषय वस्तु खुल के लिखेंगे जो भी लिखना है, बहुत बड़ा करके गलतियां करने की भी आवश्यकता नहीं है, पत्र को पत्र की तरह ही रहने देना है और कुछ सीमा में बांध के रखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम सब यहाँ पर कुशल पूर्वक हैं, आशा है आप भी सकुशल होंगे। अंत में लाइन बनती है, घर में सबको यथा योग्य कहना। अंतिम पंक्ति बनती है, घर में सबको यथा योग्य कहना। इसका अर्थ एक लाइन में हमने सारा कुछ खत्म कर दिया, इस एक पंक्ति में हमने सब कुछ खत्म कर दिया कि चाची जी को प्यार, चाची जी को प्रणाम, छोटी बहन को प्यार, सब कुछ इसमें खत्म हो गया कि घर में सबको यथा योग्य कहना, जो उचित हो किसी के लिए वो कह देना, घर में सब कुछ इसी में आ गया। अब किसी को अलग प्रणाम करने की, प्यार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब घर में पर्सनल लेटर जब हम लिखते हैं तो उसको धन्यवाद नहीं देना होता, क्या लिखना होता है लास्ट में, पत्र लिखने वाला, पत्र लिखने वाला, या फिर पत्र की इंतजार में, आपके पत्र की इंतजार में, ठीक है। फिर यहां पे लिख देंगे आपका, अब जैसे चाचा जी को लिखा है तो हम अपना रिलेशन लिखेंगे, आपका भतीजा, आपका भतीजा, और उसके बाद आ जाएगा नाम, ठीक है। ये हमारा पत्र पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ऊपर पत्र में कहा चाचा जी को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दें, अपने जन्मदिन पे निमंत्रण दें, या चाचा जी ने आपको उपहार भेजा है आप उस उपहार का धन्यवाद दें, ठीक है। या फिर चाचा जी आपको बुला रहे हैं, आप उनको कोई ना कोई कारण बताते हुए अपने ना आने के बारे में बताएं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। अगर छोटे भाई को आए, छोटे किसी को आ जाए, छोटे को हम लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, प्रिय। अब वो प्रिय कौन भी है आप लिख सकते हैं, प्रिय भाई, प्रिय बहन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद उसको हम लिखेंगे सीधा नमस्ते, प्रिय को हम नमस्ते लिखेंगे, और नीचे फिर वही रिलेशन आएगा, इसमें आपका भाई, आपकी बहन, जो भी अपने से छोटे को, प्रिय मित्र भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये है पत्र लिखने का तरीका। अगर आप बीच वाला मैटर नहीं भी लिखते, ये प्रारूप आपका ठीक है, तो 5 में से 3 नंबर आपके सुरक्षित हो जाते हैं, ठीक है। 1 नंबर ऊपर का, 1 नंबर नीचे का, 1 नंबर दिनांक का, ये 3 नंबर तो आपके सुरक्षित हो जाते हैं, 2 नंबर बीच वाले मैटर के रहते हैं। इतना लिखने से 5 में से 3 नंबर सुरक्षित हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा कुछ शब्दों का, परीक्षा बड़ी, ठीक है। देन दिनांक में बिंदी, नो बिंदी,
दिन प्लस अंक, दिनांक। ठीक है, आदरणीय की स्पेलिंग, यथा योग्य की स्पेलिंग, हाँ हाँ, छोटे भाई को आप पत्र लिख रहे हैं, आप छात्रावास में हैं, सपोज हॉस्टल में हैं, वहां से आप अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं, तो घर में सबको यथा योग्य तो लिखेंगे ना। हो सकता है घर में आपकी कोई बड़ी दीदी भी बैठी है, मम्मी भी बैठी है, पापा भी बैठे हैं, आपकी कोई छोटी बहन भी बैठी है, तो सबको अलग अलग लिखेंगे, मम्मी पापा को प्रणाम, दीदी को नमस्ते, छोटी बहन को प्यार, इतना कुछ लिखने की बजाय वी कैन सम अप इन वन लाइन, घर में सबको यथा योग्य कहना, सबको सबको यही लाइन सम अप कर सकती है, घर में सबको यथा योग्य कहना। ठीक है, अब आखिरी चीज, अभी भी हमारे पास 10 मिनट हैं, आखिरी चीज बेटे, अनुच्छेद। अनुच्छेद के बारे में, अब अनुच्छेद मीन्स सिंगल पैराग्राफ। आपको आपके प्रश्न पत्र में अनुच्छेद 3 में से 1 करना होता है या 2 में से 1 करना होता है। ठीक है, अनुच्छेद दिया होता है तो उसके साथ संकेत बिंदु दिए हुए होते हैं, यानी अनुच्छेद जैसे परोपकार अनुच्छेद दे दिया, नीचे 3 संकेत बिंदु दिए हुए होंगे, आपको उन संकेत बिंदुओं को बीच में लेना है, लेकिन हेडिंग नहीं बनानी। यू विल राइट ओनली सिंगल पैराग्राफ। अनुच्छेद का मतलब ही है एक पैराग्राफ। वो हिंट दिए होते हैं, वो जो 3 संकेत बिंदु होते हैं ना, वो हिंट दिए होते हैं कि आपको इस पैराग्राफ में क्या क्या लिखना है। ठीक है, अब हम अनुच्छेद, कोई भी अनुच्छेद, ए बी सी, कोई भी अनुच्छेद हो, मैं अभी अनुच्छेद का नाम नहीं ले रही, अनुच्छेद लिखने का तरीका क्या है, जो मैं आपको पिछली क्लासेस से पढ़ाती आ रही हूँ, अनुच्छेद लिखने का एक ही तरीका है। पहले जो टर्म दी है, जिस विषय पे आपको अनुच्छेद लिखना है ना, उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसका अर्थ बताइए कि उसका मतलब क्या है। जैसे आप परोपकार पे लिख रहे हैं, तो आप परोपकार के बारे में बताएंगे कि परोपकार का मतलब क्या है। पर प्लस उपकार 2 शब्दों से मिलके बना है, जिसका मतलब है दूसरे की भलाई करना, दूसरे पे अच्छे, दूसरे के लिए अच्छे कार्य करना। ठीक है, पहले ये बता देंगे, उसके बाद हम बताएंगे परोपकार आप करोगे तो क्या क्या फायदे होने वाले हैं आपको। कोई भी अनुच्छेद लिखो, ये तो मैं परोपकार की बात कर रही हूँ, कोई भी अनुच्छेद लिखो, मित्रता पे लिख रहे हो या कोई और लिख रहे हो, तो आप बताएंगे कि उसके फायदे क्या क्या हैं आपको। ठीक है, परोपकार करते हो तो आपको सफलता मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, आप अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हो, आपका स्वभाव अच्छा होगा ना, आपकी आदतें अच्छी बन जाएंगी, आपको शुभ फल मिलेंगे, परोपकार। ठीक है, ये बता देंगे। फिर उसके बाद बताएंगे हम अगर ये चीजें नहीं करते तो हमें लॉस क्या क्या होगा, क्या नुकसान हो जाएगा परोपकार नहीं करेंगे तो। परोपकार नहीं करेंगे तो हमारी प्रसिद्धि नहीं होगी, लोग हमें याद नहीं रख पाएंगे, हम अच्छे कार्य नहीं कर पाएंगे, हमारा मन भी शांत नहीं रहेगा। दूसरे का भला करो तो अपना मन उतना शांत होता है, हम भला नहीं करेंगे तो हमारा मन शांत नहीं रहेगा, हम स्वार्थी हो जाएंगे, हम केवल अपने लिए ही कार्य करेंगे। ठीक है, ये सब लिखिए। और लास्ट में एक चीज और दिमाग में रखना कि हमें हर अनुच्छेद के अंत में कोरिलेट करना है, बताना है कि इसका विद्यार्थियों के साथ क्या संबंध है, why it is necessary for the students। अब परोपकार की मैं बात कर रही हूँ, ये बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है भाई, क्योंकि वहां भी मैं आपको एक पंक्ति बताती होती हूँ, क्योंकि जो बचपन ऐसा जीवन है जिसमें जो आदतें पड़ जाती हैं वो जीवन पर्यंत चलती हैं, जीवन भर चलती हैं। विद्यार्थी जीवन को अपने जीवन काल की नींव कहा गया है। अगर नींव पक्की होगी तो इमारत अपने आप ही पक्की होगी। जो आदतें, परोपकार की आदत अगर बचपन में लग गई तो ताउम्र जीवन भर यह आदत चलती रहेगी। ठीक है, इससे हमारा अनुच्छेद समाप्त हो जाता है। यानी हमें जितनी पंक्तियां लिखने को कही जाती हैं, उतनी पंक्तियों में अपने विचारों को का समावेश करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां तो बहुत कम शब्दों में कहा जाता है, 200 से मेरा ख्याल 200 शब्द भी नहीं होते, तो उतने शब्दों में अपने विचारों को बंद करना, अपने विचारों को का समावेश कर देना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने आज लेखन कौशल और लेसन किया।